चीन हो जाओ सावधान। ये 2020 का हिंदुस्तान का भारत का आज का कड़ा शब्द है, जिसमें वो चीन को ये बता दे रहा है कि वो आंख दिखाने की कोशिश ना करे। एलएसी पर चीनी सैनिकों के जमघट और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयानों से उपजे तनाव के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। देखिए, पहली बात मैं आपके दूसरे सवाल का एक लाइन में जवाब दे दूं। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक शब्द में आपका उत्तर दे दिया। जहां तक आपका पहला सवाल है, अब अभी हमारी कोई राजनीति नहीं करना है। अब उनका अंतर्विरोध बढ़ रहा है तो उनका सवाल है। हां, ये मैं जरूर चाहता हूं, जब तक उनकी सरकार है तो मुंबई की चिंताजनक संवेदनशील स्थिति को देखते हुए और सख्त कार्रवाई करें, ये बहुत जरूरी है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिन से काफी तनाव बढ़ रहा है। तनाव की शुरुआत चीनी सैनिकों के सरहद लांघने से शुरू हुई। अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के लिए शी जिनपिंग के बयान से यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया। चीन से तकरार के मुद्दे पर कल पीएम की अगुवाई में एक बैठक भी की गई। भारत ने 2 टूक ये कह दिया कि चीनी हथकंडों के आगे हम झुकने वाले नहीं। कोयंबटूर के सुलूर एयरबेस से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेज को उड़ाते हुए एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया की ये तस्वीर ऐसे वक्त सामने आई है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है। इस उड़ान के साथ तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल हो गई। इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है, जिसकी शुरुआत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने खुद की थी। एयर चीफ मार्शल की इस उड़ान का भारत चीन के ताजा तनाव से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन चीन को यह दिखाने के लिए काफी है कि वो आज के भारत को 1962 का हिंदुस्तान ना समझे। तेजस जैसे लड़ाकू विमान के साथ हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी मिलिट्री सुपर पावर से कम नहीं है। एक तरफ एयर चीफ मार्शल तेजस में उड़ान भर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के साथ सेना के टॉप कमांडरों का मंथन चल रहा था। वैसे तो 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस पहले से ही प्रस्तावित थी, लेकिन भारत चीन तनाव को देखते हुए सबकी निगाहें इसी कॉन्फ्रेंस पर हैं। पहले भारत की जो कोशिश थी कि इस मामले को जो ग्राउंड पर जो सैन्य कमांडर हैं उनके साथ बातचीत और राजनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाए, लेकिन अब चीन की हिमाकत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं से पूरे हालात की जानकारी ली और अगर सैन्य विकल्प के तौर पर देखा जाए, सामरिक तौर पर देखा जाए, उससे कैसे निपटना है, इसको लेकर तीनों सेनाओं से एक ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री ने मांगा है, जिसकी जानकारी इस अहम बैठक के दौरान दी गई। दरअसल चीन ने भारत के संयम का इम्तिहान एक बार फिर लेने की हिमाकत की है। सीमा विवाद के बहाने लद्दाख के उस इलाके में घुसने की जरूरत की है जिसे भारत अपना मानता है, जिसकी एक एक इंच जमीन भारत की है। वो इलाका जहां भारत और चीन अपने अपने हिस्से में पेट्रोलिंग किया करते थे और फिर लौट जाते थे। इस बार वहां चीन ने पक्के कैंप बना लिए। न सिर्फ कैंप बनाए, बल्कि अपने हजारों सैनिकों को भी वहां तैनात कर दिया। इस टाइम पर जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिट हो चुकी है, दुनिया के सुपर पावर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ही देशों में जान बचाने की, अपने सिटीजन्स की, तब चाइना के ऊपर जो कंडेमनेशन आया वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, जर्मनी, जो सब कंडेम कर रहे हैं, जापान कंडेम कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने एक एग्रेसिव पोस्चर अपनाया है। ये एग्रेसिव पोस्चर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स, ताइवान के खिलाफ मूवमेंट्स, साउथ चाइना सी में मूवमेंट्स, शिप मूवमेंट्स, और भारत के जमीन पे ये जो इंट्रूजन इन्होंने करी हैं, ये उस सब को दर्शाता है। चीन की इन हरकतों की भनक लगते ही भारतीय वायुसेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय फौज पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ उस इलाके में चीनी फौज के सामने डटी हुई है। इधर दिल्ली में भी जबरदस्त हलचल है।
देश की सुरक्षा से जुड़े 5 दिग्गज तुरंत सक्रिय हो गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पीएमओ में प्रधानमंत्री के साथ लंबी बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले एक बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी हुई। बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक लद्दाख में चीन को सबक सिखाने पर बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री को बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को भेजा जा रहा है कि चीन को माकूल जवाब दिया जा सके। हमें ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। कोई इसके अंदर भय की बात नहीं। सूत्रों की माने तो बैठक में ये भी तय किया गया कि अगर चीन बातचीत और कूटनीति से मान जाता है तो अच्छी बात है, वरना उसे उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। अगर चीन आंख दिखाता है तो उससे आंख दिखाकर निपटा जाएगा। चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बंटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। पहले अगर कुछ नफरी थी, उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है, कोई इसमें बात नहीं है। हमारी भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उनको अपना काम करने दें। सरकार इस चीज पर निगाह बनाए हुए है। सरकार में अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। कुल मिलाकर चीन को यह बताने की कोशिश है कि वो आज के भारत को 1962 का भारत हरगिज न समझे। तब से अब तक हिंदुस्तान काफी बदल चुका है। अब हर गुस्ताखी का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत और चीन के तनाव के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि ऐसी हलचल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। आमतौर पर शांत दिखने वाले लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास सेना की हलचल बढ़ गई है। देश के आन बान और शान की रखवाली के लिए सैनिकों की आवाजाही जारी है। LAC की हलचल से आपको रूबरू कराने के लिए आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तनाव लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने इस पूरे स्थिति का जायजा लिया, इसकी डिटेल्स दी और अब कोशिशें और प्रयास इस पर दिया जा रहा है कि ये मामला जो है कहीं न कहीं बिना किसी तनाव के निपटे। लेकिन हालात काफी जो है यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। करीब 22 दिन हो गए जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ धक्का मुक्की की थी। 20 दिन पहले चीनी हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायु सीमा के करीब आ गए थे, लेकिन भारत के फाइटर्स विमानों ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर उन्हें खदेड़ दिया था। सैटेलाइट तस्वीर से भी चीन की हिमाकत की पोल खुल चुकी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सरहद पर तनाव की ऐसी गतिविधि उन्होंने पहले नहीं देखी थी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है। जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं, दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ चीनी सैनिकों की गुस्ताखी और दूसरी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उकसाने वाला बयान, दोनों ने भारत चीन की सीमा के तनाव को बढ़ा दिया है। चीनी राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि वो राष्ट्रीय संप्रभुता और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। जिनपिंग के इसी बयान के बाद अटकलें तेज हो गयीं कि चाहता क्या है चीन। चाहे उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनकी पूरी वर्ल्ड की तरफ से घेरा डल रहा हो, चाहे उनको शिकस्त मिल रही हो ताइवान में, चाहे हांगकांग में, परेशान है शायद। और एक बात आपको मैं कहूँ हिंदी में कि जब एक आदमी
पिटना शुरू हो जाता है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा ही परेशान शुरू हो जाता है. देन ही बिगिंस टू शो ऑल काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं वेरी इमेच्योर एक्टिविटी. तो मैं तो इस समय कहूँगा कि ये बड़ी इमेच्योर एक्टिविटी है चाइना की, और हमें इसमें कतई चूकना नहीं चाहिए. ना मिलिटरीली चूकना है, ना डिप्लोमेटिकली चूकना है, ना पॉलिटिकली चूकना है. भारत भी कहां चीन की इन धमकियों में आने वाला था. सूत्रों के मुताबिक भारत ने तय कर लिया कि अगर लद्दाख में भारत के सड़क और पुल बनाने से चीन बौखला रहा है तो ये उसकी परेशानी है. भारत सड़क और पुल बनाने जैसे काम पर कतई लगाम नहीं लगाएगा. भारतीय सेना ने टैंक और तोप ढोने वाले ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया. पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ऊंचे इलाकों पर सैनिकों को जितनी तेजी से भेजा जा रहा है, उससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि नीचे के पोस्ट में मौजूद सैनिकों को दौलत बेग ओल्डी में इकट्ठा किया गया. फिर उसकी हवाई पट्टी से चॉपर और दूसरे वाहनों के जरिए सैनिकों को नियंत्रण रेखा की ओर रवाना किया गया, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके. लद्दाख में अशरफ वानी और दिल्ली में राहुल श्रीवास्तव और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, आज तक ब्यूरो. ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी. अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से चीन का सरकारी मीडिया लगातार 1962 का राग अलाप रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि 62 साल के बाद भी भारत ने कई बार चीन को चित किया है. अगर इस बार भी वो नहीं संभला तो भारतीय सेना 62 का बदला 2020 में लेकर आएगी. चीन धौंस जमा रहा है. इस महीने की शुरुआत में उसकी हरकतें बढ़ी तो भारतीय सैनिकों ने उसी की भाषा में जवाब दिया. भारत चीन को बता देना चाहता है कि वो चीन की हर हरकत का जवाब देगा. इस बात से चीन बौखला गया है. बीजिंग में उसके विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन भारत चीन की तनातनी पर कुछ नहीं कहा. मगर हर बार 1962 का राग अलापने वाले चीन का सरकारी मीडिया भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाना नहीं भूला. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लद्दाख में तनातनी पर लिखा है, अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते भले ही अभी ठीक नहीं चल रहे, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 1962 से बहुत बेहतर है, जब भारत को चीन के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. तब दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना है. उम्मीद है भारत सरकार, सेना, बुद्धिजीवी और मीडिया चीन के बारे में अपनी समझ बढ़ाएंगे. चीन ने भारत को समझ बढ़ाने की नसीहत दी है, लेकिन वो खुद ये समझना नहीं चाहता कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है. 1962 में भारत के साथ धोखा हुआ था. उस धोखे की वजह से ही युद्ध में हार मिली थी, और जो हार कम, अपमान ज्यादा थी. उस अपमान से सबक लेते हुए भारत ने उसके बाद से चीन की धूर्तता का जवाब 1-2 नहीं कई बार दिया है. कई बार उसे पीछे हटने पर मजबूर किया है. यही नहीं, उसे उसके इलाके में वापस खदेड़ा है. अगर चीन 1962 की याद दिलाता है तो वो 1967 को याद कर ले, जब हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को सबक सिखाया था. उस समय नाथुला दर्रे में सीमा विवाद को लेकर पहले दोनों तरफ के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई थी. फिर चीनी सैनिकों ने अचानक ही बिना किसी चेतावनी के भारतीय सैनिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी. शुरुआत में भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा. करीब 70 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद बहादुर जवानों ने ऐसा पलटवार किया कि खुद चीन ने माना कि उसके 400 से ज्यादा सैनिक ढेर हो गए. उसके कई बंकर तबाह हो गए. भारतीय सेना की ताकत के आगे चीन को पीछे हटना पड़ा. यही कारण है कि हमने चीन को कभी नहीं बोला कि देखिए हमने आपको 67 में ठोका है, इस समय मारा है, यहाँ पर आपको हराया है. ये भारतीय संस्कृति में नहीं है. ये उन जगह पर होती है जहाँ उथला पानी होता है. भारतीय सेना की, जो कि भारतीय संस्कृति का अंग है, महानता है, और इसीलिए हमने ये डर के मारे नहीं कि चीन क्या बोलेगा या चीन को पता है हमने क्या किया है, और हमें भी पता है. लेकिन यदि बार बार हमें चीन आज 1962 के युद्ध की याद दिलाता रहेगा तो हमें भी फिर मजबूर होकर इनको बोलना पड़ेगा कि इसको आप मत भूल जाइए. ये वही सैनिक है, ये वही क्षेत्र है, ये वही इलाका है जहां आपको 1967 में हमने आपको सबक सिखाया था. यही नहीं, 1986-87 में भी जनरल सुंदर जी के नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन के तहत भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था. अरुणाचल के नामकाचू तक जनरल सुंदर जी ने हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय सैनिकों को पहुंचाकर चीन को हैरान कर दिया था.
इसके बाद ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया था, जिसकी वजह से चीन आज भी तिल मिलाता रहता है। वहीं हमेशा 1962 का राग अलापने वाले ग्लोबल टाइम्स को याद रखना चाहिए कि जहां चीन ने वियतनाम युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा है, वहीं भारत ने पाकिस्तान से 1971 और फिर करगिल युद्ध लड़ा। यही नहीं, आज भी वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हमलों का जवाब देने के लिए युद्ध जैसी तैयारी रखता है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन जितनी तेजी से एलएसी पर चाल चल रहा था, हिंदुस्तान ने उसे पछाड़ने की भी तैयारी कर ली थी। पीएमओ अब खुद मामले का संज्ञान ले चुका है, बैठकें कर चुका है। ऐसे में चीन की हर गुस्ताखी उसे महंगी पड़ सकती है। जो कायराना करतूत चीन ने लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के पास की है, वो आप भी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चीन कायर है, बुज़दिल है। चीन बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो कंटीले तार लिपटे डंडों से हमले करता है। वो पत्थरों से भारतीय जवानों पर हमले करता है। चीन का ये कड़वा सच है। दुनिया भर को महासंकट में डालने वाला चीन इस सच से भाग नहीं सकता। वैसे तो पूरी दुनिया उसकी आदतों से वाकिफ है, लेकिन उस चीन का वो सच सामने आ रहा है जो मानवता के मुंह पर तमाचा है। चीन ने जो करतूत की है वो निहायत ही घटिया स्तर की है। किसी भी दुश्मन से ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये चीन है, वही देश जिसका भारत से संबंधों का इतिहास बदनुमा है। उसका एक दाग लद्दाख तक दिखा है। विवाद ज्यादा पुराना नहीं। इसी महीने के शुरुआती दिनों में लद्दाख में पेंगोंग त्से झील में चीन ने गुस्ताखी दिखाई। 5 से 6 मई के करीब चीन ने एलएसी के पास अचानक से 5000 से अधिक सैनिकों को उतार दिया। उसी दौरान ड्रैगन की सेना ने अमानवीय तरीकों का सहारा लिया, जो किसी भी सेना के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वो चीनी सैनिकों ने किया। उन्होंने भारतीय जवानों पर कंटीले तार लिपटे डंडों से हमला किया, पत्थरों से भी वार किया। उनकी तुलना में भारतीय जवानों की संख्या बेहद कम थी। इसी मौके का फायदा उठाकर चीनी जवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए। भारतीय जवान डटकर मुकाबला करते रहे। ये हिंदुस्तानी फौज की हिम्मत ही थी कि चीन की ऐसी कायर गुस्ताखी के बाद भी जवानों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। लद्दाख स्काउट्स वो रेजिमेंट है जिसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जंग लड़ने का अच्छा खासा तजुर्बा है। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो स्नो वॉरियर्स या स्नो टाइगर्स के नाम से भी विख्यात है। जानकारी के मुताबिक पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के जवानों में काफी देर तक झड़प चलती रही। चीन ने जो किया वो कायराना है। सामान्य तनाव की सूरत में भारतीय जवानों ने आज तक ना तो ऐसा किया है और ना ऐसा करने की सोच सकते हैं। अपनी कामयाबी के लिए चीन किसी भी हद तक गिर सकता है। तभी तो लद्दाख से सिक्किम तक चीन की गिद्ध नजरें टिकी हुई हैं। वो कोरोना के संकट काल का फायदा उठाकर एलएसी पर जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। बीजिंग के हर चाल को दिल्ली भांप चुकी है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पीएमओ में बैठक हुई, जिसमें चीन की ताजा चाल पर चर्चा हुई। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मंथन किया। उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। तमाम मीटिंग में मुद्दा वही था, लद्दाख और एलएसी पर चीन की हर एक साजिश। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों की बैठक में फैसला हुआ कि हालिया विवाद पर कूटनीतिक कोशिश होती रहेगी। फिलहाल सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी करे। साथ ही ये भी कि जवान एलएसी पर किसी दावे से पीछे नहीं हटे। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। चीन ने भारत को कभी पाकिस्तान तो कभी नेपाल से परेशान करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी विस्तारवादी नीति को कड़ा जवाब ताइवान और हांगकांग ने दे दिया। और पूरी दुनिया चीन के खिलाफ उन देशों के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही।
कहा तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने चला था और कहा अपने घर में ही घिरने लगा है। चीन को एक तरफ ताइवान से टक्कर मिल रही है तो दूसरी तरफ हांगकांग से। ताइवान की स्वतंत्र सत्ता और संप्रभुता को चीन ने कभी माना ही नहीं। वो ताइवान पर अपने अधिकार का दावा करता है। वहां कुछ दिनों पहले ही नई सरकार आई जिसमें साई इंगवेन नई राष्ट्रपति बनी। कोरोना के कारण उनके शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान नहीं आए, लेकिन 41 देशों के 92 प्रतिनिधियों ने वीडियो संदेश जरूर भेजे। अमेरिका ने ताइवान का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया तो चीन को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आई। 基于一个中国原则，中国政府同世卫组织已经就中国台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善的安排。台湾地区与世卫组织及其成员分享抗疫的信息，开展专家的合作交流，这方面的渠道是完全畅通的，从来不存在什么技术障碍，或者是所谓防疫的缺口。 चीन ने भारत की सीमा पर जो खुराफात शुरू की उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। वन चाइना पॉलिसी को भारत ने पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ताइवान की नई सरकार की तरफ कूटनीतिक दोस्ती का हाथ तब बढ़ा जब बीजेपी सांसदों ने ताइवान सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर पैगाम भेजा कि भारत और ताइवान दो लोकतांत्रिक देश हैं और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे समान मूल्यों से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और ताइवान ने व्यापार, निवेश और लोगों के बीच मेलजोल के जरिए द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए हैं। कोरोना को लेकर चीन से अमेरिका की नाराजगी का आलम यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर रोज चीन को कटघरे में खड़ा करते हैं। अमेरिका तो चीन का गला दबा ही रहा है, अब भारत ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका का साथ मिला तो ताइवान भी चीन का विरोध पूरी ताकत से कर रहा है। फिर चीन के पास तिल मिलाने के सिवा कुछ बचता नहीं। 台湾问题是中国的内政，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国同所有建交国双边关系的政治基础。所以我们坚决反对以防疫合作为幌子，与台湾当局开展官方的往来，坚决反对违反一中原则，为台湾谋求所谓国际空间，坚决反对外部势力对台独分子借意谋独予以鼓励和纵容。 ताइवान ही नहीं, हांगकांग ने भी चीन के खिलाफ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चीन चाहता था कि 75 लाख की आबादी वाले हांगकांग के लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण कर ले, ना वो विरोध कर सकें, ना अपने हक के लिए कोई प्रदर्शन। लेकिन हांगकांग की सड़कों पर आजादी के लिए विरोध की चिंगारी जिस तरफ फैल रही है, उससे चीन गुस्से में है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने पर तुला है। चीन दुनिया को नसीहत दे रहा है कि हांगकांग उसका अंदरूनी मामला है। 任何国家允许在其本国领土上从事危害国家安全的活动。国家安全立法属于中央事权，这在任何国家都是如此。美国自身针对国家安全问题制定了几十部法律。 लेकिन जब हांगकांग ही नहीं मान रहा तो दुनिया क्यों मानेगी? चीन की जिद, अहंकार और पड़ोसियों के साथ धोखे की नीति अब उसकी जान का जंजाल बन चुकी है। आज तक ब्यूरो। चीन के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कोई देश उसका सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। धोखा चीन के डीएनए में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दोस्ती के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहा, लेकिन उसकी डोर को अपनी कूटनीतिक चाल से चीन काटता रहा है। ऐसा विश्वास, ऐसी दोस्ती अगर किसी पत्थर के लिए भी दिखाई जाए तो वो उस दोस्ती की लाज रखने के लिए अपने जहन में भी ऐसी धोखेबाजी नहीं लाएगा। धोखा देना तो दूर की बात है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जब पिछली बार अनौपचारिक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया तो महाबलीपुरम में उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी।
वैसे तो पहली बार देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। तब भी उन्होंने शी जिनपिंग को खास मेहमान के रूप में अहमदाबाद बुलाया था। साबरमती के किनारे ये विश्वास जमा कि दोनों देश एक नए संबंध का सूत्रपात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति आमतौर पर बीजिंग में ही किसी देश का मुखिया आता है तो स्वागत सम्मान होता है। मुझे वो अपने गांव ले गए थे, शियान में। चीन के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार चीन गए, लेकिन चीन ने कभी भारत के साथ दोस्ती का मर्म समझा ही नहीं। 1962 से वो धोखेबाजी की कहानी दोहराता रहा है, लेकिन 2020 तक सामरिक हवा बहुत बदल गई है। आज तक ब्यूरो।